वैश्वीकरण और नीति निर्देशक तत्व। ध्यान देने इस बात को, हमेशा ध्यान देने इस बात को। एक सबसे बड़ी चीज तो ये है, यहां दो प्रश्न कि क्या वैश्वीकरण के युग में नीति निर्देशक तत्व अप्रासंगिक हो चुका है या प्रासंगिक है। तो हमेशा ध्यान देने इस बात को। इसको लेकर दो वर्ग हैं। एक वर्ग ने यह कहा वैश्वीकरण के युग में नीति निर्देशक तत्व, हमेशा ध्यान दो, नीति निर्देशक तत्व अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। ध्यान देना इस बात को कि वैश्वीकरण के युग में नीति निर्देशक तत्व अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। कारण क्या है? हमेशा ध्यान दो इस बात को। प्रश्न ये है, ग्लोबलाइजेशन और नीति निर्देशक तत्व इस वैश्वीकरण के युग में नीति निर्देशक तत्व अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। क्यों? क्या कारण है? ध्यान देना इस बात को, क्योंकि वैश्वीकरण में निजीकरण की बात की जाती है और पूंजीवादी व्यवस्था की बात की जाती है। पूंजीवादी व्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप का विरोध किया जाता है। ध्यान देना इस बात को, ये राज्य के हस्तक्षेप का विरोध किया जाता है पूंजीवादी व्यवस्था में, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य के हस्तक्षेप की वकालत करता है। रीजन ये है कि ये जो वैश्वीकरण है ये पूंजीवाद की बात करता है। ध्यान दो, अब पूंजीवादी व्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप का विरोध किया जाता है तथा निजीकरण की वकालत की जाती है, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य के हस्तक्षेप की वकालत करता है। ध्यान दो इस बात को, ये राज्य के हस्तक्षेप की वकालत कर रहा है। दोनों में क्या अंतर है? दूसरी बात, ध्यान दो इस बात को, ये जो वैश्वीकरण है हमेशा ये प्रबंधन में स्वायत्तता की बात करता है। ये प्रबंधन में स्वायत्तता की बात करता है, अर्थात प्रबंधन में मजदूरों की सहभागिता की बात नहीं करता। ये वैश्वीकरण की हम बात करें, लेकिन सबसे बड़ी चीज तो ये है, ध्यान देना इस बात को, सबसे बड़ी चीज नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 43 प्रबंधन में मजदूरों की सहभागिता की बात करता है। देखो दोनों में क्या अंतर है? वैश्वीकरण प्रबंधन में स्वायत्तता चाहता है और मजदूरों की सहभागिता का विरोध करता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व अर्थात अनुच्छेद 43 प्रबंधन में मजदूरों की सहभागिता की बात करता है। अब एक चीज सोचो जरा, तीसरी बात ध्यान दो इस बात को
इस वैश्वीकरण के युग में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बात की जा रही है। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, हमेशा ध्यान देना इस बात को, यह वैश्वीकरण की बात करते हैं हमेशा। यह जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण राज्य के हस्तक्षेप का विरोध करता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व क्या है? वो राज्य के हस्तक्षेप की वकालत करता है। नीति, इसको इस तरह देखो आप, ये वैश्वीकरण, ये नीति निर्देशक तत्व, ये क्या करता है? राज्य के हस्तक्षेप का विरोध करता है। ये क्या करता है? राज्य के हस्तक्षेप की वकालत करता है। देखो कैसे है, ये कहता है राज्य का हस्तक्षेप बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। पर नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करता है। यह क्या चाहता है? वैश्वीकरण। यह प्रबंधन में स्वायत्तता चाहता है। और यह क्या चाहता है? प्रबंधन में मजदूरों की हम सहभागिता की बात करें। वैश्वीकरण प्रबंधन में स्वायत्तता चाहता है, किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहता। किंतु नीति निर्देशक जो तत्व है, हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह प्रबंधन में मजदूरों की सहभागिता चाहता है। तो दोनों में कैसे विरोध है? हम तीसरी चीज बात करें। तीसरी बात, वैश्वीकरण के युग में क्या होगा? बहुराष्ट्रीय कंपनी की बात की जाती है, और जब बहुराष्ट्रीय कंपनी की बात करोगे तो लघु उद्योग बंद हो गए। लेकिन नीति निर्देशक तत्व कुटीर उद्योगों की बात करता है। सोचो आप, अर्थात ये नीति निर्देशक तत्व कुटीर उद्योगों को महत्व देता है, फिर वैश्वीकरण क्या करता है? कुटीर उद्योगों को इग्नोर कर देता है। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन बहुराष्ट्रीय कंपनी को महत्व देता है, मल्टी नेशनल कंपनी की बात करता है। अब सोचो जरा, बहुराष्ट्रीय कंपनी का जब वर्चस्व बढ़ता है तो कुटीर उद्योग क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। तो दोनों में कैसे है? अब एक चीज ध्यान दो इस बात को। पांचवी चीज, जब हम वैश्वीकरण की बात करेंगे तो ये औद्योगिकरण की बात करता है। और जब औद्योगिकरण होगा, औद्योगिकरण को महत्व, और जब औद्योगिकरण की बात करते हैं तो स्वाभाविक है परिणामता पर्यावरण प्रदूषण। पहली बात ध्यान दो। दूसरी चीज, ये जो वैश्वीकरण है यह संसाधनों के दोहन की बात करता है। यह ग्लोबलाइजेशन औद्योगिकरण को महत्व देता है। जब ज्यादा उद्योग लगेंगे तो पर्यावरण का क्या होगा? प्रदूषण होगा। यह वैश्वीकरण संसाधनों के दोहन पर बल देता है। अब एक चीज सोचो, लेकिन यह जो नीति निर्देशक तत्व है, देखो आप, ये जो नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 48 क्या कहता है? पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। अब यदि पर्यावरण संरक्षण की बात करेंगे, हमेशा ध्यान दो, तो औद्योगिकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
इसे ये कहा गया था कि पूंजीवाद और नीति निर्देशक तत्व साथ साथ नहीं चल सकते। ये बातें की गई थी और माना गया था कि वैश्वीकरण के युग में नीति निर्देशक तत्व पूंजीवाद के विकास में बाधक है। ऐसे देखा होगा दुनिया की जितने भी पूंजीवादी देश हैं वे सब आर्थिक न्याय को छोड़ चुके हैं। अब एक चीज सोचो, लेकिन दूसरे विचारकों ने कहा कि वैश्वीकरण के युग में नीति निर्देशक तत्व अति प्रासंगिक है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। एक नजरिए से लगा कि अप्रासंगिक है, दूसरे नजरिए से देखा जाए तो प्रासंगिक है। प्रासंगिक क्यों है? हमेशा ध्यान दो। पहली चीज, आज का जो विकास है भविष्य विहीन, जड़ विहीन, पूरी बात ध्यान देना इस बात को, ध्यान देना इस बात को। यह कहा गया था कि ग्लोबलाइजेशन के युग में यह नीति निर्देशक तत्व अति प्रासंगिक है। क्यों? क्योंकि आज का जो विकास है वो जॉबलेस है, फ्यूचरलेस है और रूटलेस है, भविष्य विहीन है, जड़ विहीन है और रोजगार विहीन है। ऐसी कंडीशन में हमेशा उस व्यवस्था में रहने वाले लोगों के अंदर उस व्यवस्था के प्रति आक्रोश की भावना पैदा होगी। अतः विकास ऐसा होना चाहिए ताकि रोजगार क्रिएट हो, और रोजगार तब क्रिएट होगा जब कुटीर उद्योग को महत्व दिया जाएगा। इसे यह कहा गया था आज जिस तरह हमारा ग्रोथ जॉबलेस, फ्यूचरलेस और रूटलेस है, तो ग्रोथ को रोजगार युक्त, बेहतर भविष्य युक्त बनाने के लिए कुटीर उद्योग अति आवश्यक है। हमेशा ध्यान दो। पहली बात। हम दूसरी चीज बात करें, हो क्या रहा है? आज हम वैश्वीकरण की बात तो करते हैं और पूंजीवाद की बात भी करते हैं, पर पूंजीवादी व्यवस्था में सामाजिक आर्थिक न्याय उपेक्षित हो जाता है। और जिस व्यवस्था में सामाजिक आर्थिक न्याय उपेक्षित होगा उस व्यवस्था में लोग उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। यदि पूंजीवादी व्यवस्था में सामाजिक आर्थिक न्याय कठिन होगा तो स्वाभाविक है लोग पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करेंगे। और वैश्वीकरण जिस पूंजीवाद को लेकर चल रहा है उस पूंजीवादी व्यवस्था इस पर डिपेंड करता है कि किस अनुपात में सामाजिक आर्थिक न्याय है हमेशा। और इसके लिए जरूरी है कि राज्य क्या करे, मानव कल्याण की बात करे, जिसका कहा जाए नॉर्डिक मॉडल। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क क्या करता है कि पूंजीवादी व्यवस्था के साथ या पूंजीवादी व्यवस्था की स्वीकारता को बढ़ाने के लिए मानव विकास पर बल देता है। और मानव विकास के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय चाहिए। हमेशा यदि जिस व्यवस्था में सामाजिक आर्थिक न्याय उपेक्षित होगा उस व्यवस्था में रहने वाले लोग पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करेंगे और निश्चित रूप से वे लोग समाजवाद को स्वीकार करने पर बल देंगे। हमेशा ध्यान दो इस बात को। तीसरी चीज बात करें, आज जिस पूंजीवाद की बात की जा रही है इस पूंजीवाद को करना क्या है?
मानव विकास उन्मुख बनाना है। आज जिस वैश्वीकरण की बात की जा रही है, उस वैश्वीकरण को मानव विकास उन्मुख बनाना है। हमेशा ध्यान दें इस बात को। तो सबसे बड़ी चीज तो यही है कि ये वैश्वीकरण या पूंजीवाद मानव विकास उन्मुख तभी बनेगा जब हम पूंजीवाद या वैश्वीकरण को नीति निर्देशक तत्व से निर्देशित करें। अन्यथा पूंजी का केंद्रीकरण होगा, समाज में असमानता पैदा होगी, असमानता असंतोष को जन्म देगी, असंतोष बगावत को क्या करेगा, जन्म देगा, जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसे देखा होगा दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं वो विकास के लिए पूंजीवाद की बात तो करते हैं, लेकिन मानव विकास पर अत्यधिक बल देते हैं। वो ये तीसरी चीज कहा जाए, आज हम विकास की बात तो करते हैं, लेकिन आज विकास को मापने के लिए जीएनएच की बात की जाती है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की बात की जा रही है। आप एक चीज सोचो जरा, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस तब तक संभव नहीं है जब तक संस्कृति का संरक्षण न हो और सतत विकास न हो। अनुच्छेद 48 पर्यावरण संरक्षण की बात करता है हमेशा, और दूसरी चीज 41, 42, 43 की बात करें, ये सब के सब मानवीय विकास की बात करते हैं। अनुच्छेद 45 और 46 ये मानवीय विकास की बात करते हैं, और जीएनएच के लिए मानवीय विकास जरूरी है, संस्कृति का संरक्षण भी जरूरी है, और सतत विकास भी चाहिए। इसे ये कहा गया कि इस वैश्वीकरण के युग में नीति निर्देशक तत्व अति प्रासंगिक होता जा रहा है। अर्थात अब जरूरत क्या है, इस पूंजीवाद को और इस वैश्वीकरण को नीति निर्देशक तत्व से रेगुलेट किया जाए, विनियमित किया जाए। अब जरूरत इसकी है। ये दोनों में एक वर्ग मानता है कि अप्रासंगिक है, और दूसरा विचारक या दूसरा वर्ग मानता है अति प्रासंगिक है। लिखो इसको आप, लिखो आप, वैश्वीकरण के युग में, वैश्वीकरण के युग में नीति, एक मिनट, वैश्वीकरण के युग में पूंजीवाद को प्रोत्साहित किया जा रहा है, तथा आर्थिक समृद्धि के लिए, संसाधनों के दोहन पर बल दिया जाता है। इसलिए इस वैश्वीकरण के युग में नीति निर्देशक तत्व को नीति
निर्देशक तत्व को विकास में बाधक मानते हुए इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो गए, क्योंकि नंबर 1, पूंजीवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्रीकरण होता है तथा राज्य के हस्तक्षेप का विरोध किया जाता है, जबकि अनुच्छेद 38 एवं 39, अनुच्छेद 38 एवं 39 में उल्लेखित सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए संसाधनों के विकेंद्रीकरण के साथ आर्थिक न्याय के लिए राज्य का हस्तक्षेप जरूरी है। नंबर 2, पूंजीवादी व्यवस्था में संसाधनों के दोहन के कारण पूंजीवादी व्यवस्था में संसाधनों के दोहन के कारण प्रदूषण में वृद्धि होती है। जबकि अनुच्छेद 48 में पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया गया है। यदि एक मिनट लिखो, पर्यावरण संरक्षण को औद्योगिकरण में बाधक माना जाता है,
इसलिए आज वर्तमान में भारत की आर्थिक समृद्धि के लिए पर्यावरणीय मानकों की उपेक्षा की जा रही है। ध्यान देना इस बात को, कैसे वैश्वीकरण और पूंजीवाद में विरोध नीति निर्देशक तत्व में विरोध दिख रहा है। हमेशा ध्यान दें इस बात को। तो ये कहा गया कि पूंजीवादी व्यवस्था मानता है कि नीति निर्देशक तत्व विकास में बाधक है। नंबर 3 लिखो आप। पूंजीवादी व्यवस्था प्रबंधन में स्वायत्तता चाहता है, जबकि अनुच्छेद 43 में प्रबंधन में मजदूरों की सहभागिता पर बल दिया गया है। नंबर 4, इस वैश्वीकरण के युग में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे लघु एवं कुटीर उद्योग धीरे धीरे बंद होने लगे हैं। जबकि अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योगों के विकास एवं संरक्षण पर बल दिया गया है। पैरा चेंज करो। इसलिए यह कहा जाता है कि वैश्वीकरण एवं नीति निर्देशक तत्व
साथ साथ नहीं चल सकते हैं। अच्छी एक बात, ये मान लिया गया साथ साथ नहीं चल सकते हैं, पर दूसरे वर्ग ने क्या कहा? आज अति आवश्यक हो गया है हमेशा बातें। क्यों? कि वैश्वीकरण के युग में आज हमारा जो ग्रोथ है वो जॉबलेस है, फ्यूचरलेस है, रूटलेस है। जब विकास ऐसा होगा तो अव्यवस्था पैदा होगी। इसलिए विकास का मॉडल वो हो जहां लोगों को रोजगार मिले, और रोजगार सभी को तभी मिलेगा जब कुटीर लघु उद्योगों को प्रमोट किया जाए। वस्तुतः पूंजीवादी व्यवस्था में स्थायित्व को बनाए रखने के लिए भी आर्थिक न्याय जरूरी है। यह तर्क दिया गया। दूसरी चीज, यदि पूंजीवादी व्यवस्था का निरंतर विस्तार होता रहा और कुछ लोग लाभ से वंचित होते चले गए, तो लाभ से वंचित समुदाय के अंदर पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश की भावना पैदा होना स्वाभाविक है। अब एक बात याद रखना, हम ये चाहते हैं कि लोग उस व्यवस्था को सपोर्ट करें, तो जरूरी ये कि सरकार क्या करे? सामाजिक विकास के लिए, मानव विकास के लिए काम करे। नीति निर्देशक तत्व मानवीय विकास पर सबसे ज्यादा बल देता है। इसे कहा गया अति प्रासंगिक है। हमेशा ध्यान दो, आज बातें की जा रही है विकास को मापने की, तो जीएनएच की बातें की जाती है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की बात की जाती है। और हैप्पीनेस तभी संभव है जब संस्कृति का संरक्षण हो और सतत विकास हो, सामाजिक आर्थिक न्याय हो। अनुच्छेद 38, 39, 41, 42 सोचो आप, ये न्याय की बात करता है। 46 सामाजिक कल्याण की बात करता है, और 48 पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। और ये सब कुछ होगा तब जीएनएच की बात उठेगी, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की बात उठेगी। चलो आप पैरा चेंज करो, लिखो लेकिन लोकतांत्रिक तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, लोकतांत्रिक तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता की दृष्टि से देखा जाए तो यह कहना उचित है कि वैश्वीकरण एवं वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में नीति निर्देशक तत्व अति प्रासंगिक है, क्योंकि नंबर 1, वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि हो रही है। किंतु यह
रोजगार विहीन, जड़ विहीन मतलब रूटलेस एवं भविष्य विहीन है। जो समाज और पूंजीवादी व्यवस्था दोनों के लिए घातक है। ऐसी स्थिति में नीति निर्देशक तत्व पूंजीवादी व्यवस्था का इस तरह मार्गदर्शन करता है कि न्यायसंगत विकास हो, तथा कमजोर वर्ग का आर्थिक कल्याण हो। जैसे अनुच्छेद 46 कमजोर वर्ग के आर्थिक सुरक्षा पर बल देता है। नंबर 2, अर्थव्यवस्था के विकास का उद्देश्य लोगों को खुशी देना है। इसलिए विकास को GNH ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस GNH के रूप में परिभाषित करने की वकालत की जाने लगी है। ऐसी स्थिति में निर्देशक तत्व की प्रासंगिकता बढ़ जाती है, क्योंकि राष्ट्रीय खुशी तभी संभव है
जब पर्यावरण एवं संस्कृति के संरक्षण के साथ सामाजिक एवं आर्थिक न्याय भी उपलब्ध हो। नीति निर्देशक तत्व सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना पर बल देता है। नंबर 3, पूंजीवादी व्यवस्था की स्वीकार्यता मानव विकास पर निर्भर है। वस्तुतः नीति निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन से पूंजीवादी व्यवस्था के साथ सामंजस्य आसानी से स्थापित हो सकता है। इसलिए नॉर्डिक देश में कौन है? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ये नॉर्डिक कंट्री हैं। इसलिए नॉर्डिक देश पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के साथ मानव विकास पर अत्यधिक बल देते हैं। अच्छी कोर से ध्यान देना। वैश्वीकरण क्या चाहता है? मुक्त व्यापार की बात करता है। मुक्त व्यापार के लिए संधियां होती हैं। दूसरी चीज, मुक्त व्यापार तभी होगा जब युद्ध न हो। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है और संधियों के अनुपालन पर बल देता है कि जब मुक्त व्यापार की बात की जाएगी तो मुक्त व्यापार के लिए हम किसी देश के साथ संधि करेंगे, समझौता करेंगे।
और 51 कहता है कि संधियों का अनुपालन होना चाहिए। तो 51 कहीं न कहीं वैश्वीकरण को सपोर्ट करता है। लिखो आप, वैश्वीकरण के युग में, नेक्स्ट पॉइंट, वैश्वीकरण के युग में संसाधनों के दोहन एवं मुक्त व्यापार की वकालत की जाती है। और यह तभी संभव है, और यह तभी संभव है जब अंतरराष्ट्रीय शांति हो, तथा संधियों का क्रियान्वयन हो। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं संधियों के अनुपालन पर बल दिया गया है। पैरा चेंज करो। इसलिए यह कहा जाने लगा है कि आज के युग में नीति निर्देशक तत्व अति प्रासंगिक हैं। तथा व्यवस्था में स्थायित्व के लिए व्यवस्था को जन समर्थन मिलना आवश्यक है। और जन समर्थन के लिए सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र आवश्यक है। अब एक चीज ध्यान दें इस बात को कि वैश्वीकरण के युग में नीति निर्देशक तत्व के औचित्य का परीक्षण करें। हमेशा ध्यान दो, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, वैश्वीकरण के युग में
नीति, निर्देशक, तत्व के औचित्य का परीक्षण करें। एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, कितना औचित्य है। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट पैरा में यह बताना है कि नीति, निर्देशक, तत्व का वर्णन करना है। हम सेकेंड पैरे में आएंगे, ये बताएंगे वैश्वीकरण के युग में नीति, निर्देशक, तत्व का औचित्य बढ़ गया है। क्योंकि हम थर्ड पैरे में आएंगे और निष्कर्ष की बात करेंगे। हाँ, एग्जामिन की बात, बिल्कुल। एग्जामिन का मतलब कितना सही और कितना गलत है, इसका औचित्य है या फिर नहीं है, हमेशा ध्यान दें इस बात को। लेकिन हमारा जो आंसर होगा, मान लिया जाए 200 वर्ड्स में पूछता है तो यह हार्डली 20 शब्द, ये जो जाएगा लगभग 170 शब्द, ये जाएगा केवल 10 शब्द। तो सेकेंड पैरा हमारा ज्यादा हाईलाइट होगा। अब ध्यान दें इस बात को, नीति, निर्देशक, तत्व का वर्णन करना है। इसी प्रश्न को इस तरह पूछा जा सकता है आपसे, इस तरह पूछा जा सकता है, इसी प्रश्न को हमेशा कि क्या वैश्वीकरण के युग में नीति, निर्देशक, तत्व का औचित्य समाप्त हो गया है? क्वेश्चन मार्क। क्या वैश्वीकरण के युग में नीति, निर्देशक, तत्व का औचित्य समाप्त हो गया है? आंसर कैसे चलेगा? फर्स्ट पैरे में नीति, निर्देशक, तत्व का वर्णन कर दो, हार्डली 20 शब्द, इससे ज्यादा नहीं। हम सेकेंड पैरे में आएंगे और बताएंगे सामान्यतः यह माना जाता है कि वैश्वीकरण के युग में नीति, तत्व का औचित्य समाप्त हो गया है, क्योंकि हम थर्ड पैरे में आएंगे, बताएंगे लेकिन लोकतांत्रिक एवं राष्ट्र की एकता की दृष्टि से देखा जाए तो वैश्वीकरण के युग में निर्देशक तत्व की प्रासंगिकता बढ़ गई है। हम चौथे पैरे में आएंगे और निष्कर्ष की बात करेंगे। अर्थात यह प्रश्न 4 पैरे में टूट जाएगा। पहला पैरा नीति, निर्देशक, तत्व का वर्णन 20 शब्द। सेकेंड, सामान्यतः यह माना जाता है
कि वैश्वीकरण के युग में नीति निर्देशक तत्व का औचित्य समाप्त हो गया, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, हमेशा ध्यान दो, क्योंकि वैश्वीकरण राज का हस्तक्षेप का विरोध करता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज के हस्तक्षेप की वकालत करता है। ये बातें अति प्रासंगिक, थर्ड पैरे में कहेंगे अति प्रासंगिक है, क्योंकि अंत में निष्कर्ष की बात करेंगे, हमारा आंसर क्लोज। अर्थात यह प्रश्न 4 पैरे में टूट जाएगा। ध्यान देना इस बात को। जैसे में ये जो फर्स्ट पैरा है कैसे लिखोगे, मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं, मैं 20 शब्दों में लिखना है। संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख, इसमें अनुच्छेद 38, 39 में न्याय पर बल, 40 में पंचायती राज, 41, 42 में सहायता, 44 में समान नागरिक संहिता, 45 में निःशुल्क शिक्षा, 46 में वंचित वर्ग के लिए आर्थिक सुरक्षा, 48 में पर्यावरण संरक्षण, 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति पर बल। ये सारी बातें एक एक लाइन में। सेकेंड पैरे में सामान्यतः माना जाता है कि वैश्वीकरण के युग में नीति निर्देशक तत्व का औचित्य समाप्त हो गया, क्योंकि हम नंबर 1 की बात करेंगे, क्यों समाप्त हो गया है। हमेशा ध्यान दो, नंबर 1, वैश्वीकरण राज का हस्तक्षेप का विरोध करता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज के हस्तक्षेप की वकालत करता है। नंबर 2, वैश्वीकरण प्रबंधन में स्वायत्तता चाहता है, अब मजदूरों की सहभागिता का विरोध करता है, जबकि अनुच्छेद 43 प्रबंधन में मजदूरों की सहभागिता की बात करता है। नंबर 3, वैश्वीकरण औद्योगिकरण पर बल देता है, जिससे पर्यावरण का प्रदूषण होता है, लेकिन 48 पर्यावरण के संरक्षण की बात करता है। इस प्रकार देखा जाए, ये फिर हम थर्ड पैरे में आएंगे और ये बताएंगे, लेकिन लोकतांत्रिक एवं राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से देखा जाए तो वैश्वीकरण के युग में निर्देशक तत्व की प्रासंगिकता बढ़ गई, क्योंकि आज हमारा ग्रोथ जॉबलेस, फ्यूचरलेस, रूटलेस है। तो ग्रोथ को भविष्य युक्त, बेहतर भविष्य युक्त और रोजगार युक्त बनाने के लिए यह चाहिए। नंबर 2, पूंजीवाद के साथ सामाजिक विकास में सामंजस्य स्थापित करने के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना जरूरी है। नंबर 3, आज विकास को जीएनएच के रूप में परिभाषित करने की आवश्यकता, यह तभी होगा जब ये होगा। और नंबर 4, संसाधनों का दोहन और मुक्त व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति संधियों का अनुपालन जरूरी है, और इसके लिए अनुच्छेद 51 की बात की गई है। अंत में हम चौथे पैरे में आएंगे और निष्कर्ष की बात करेंगे। इसलिए वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में नीति निर्देशक तत्व को मूर्त रूप देने के लिए सरकार पर लगातार नैतिक दबाव बढ़ता जा रहा है। आंसर क्लोज। अब एक चीज सोचो, आप इसी प्रश्न को यूपीएससी कैसे पूछेगा? थोड़ा सा हमेशा इस प्रश्न को यूपीएससी कैसे, क्या वैश्वीकरण एवं नीति निर्देशक तत्व साथ साथ चल सकते हैं? हमेशा ध्यान दो इस बात को। तो दो चीज बात होगी। फर्स्ट में यह कहा गया साथ साथ, नहीं चल सकते,
क्योंकि दोनों में जो विरोध है सेकंड में साथ साथ चल सकते हैं, क्योंकि हम थर्ड पैरे में आएंगे और निष्कर्ष की बात करेंगे। सेम क्वेश्चन है, आंसर भी उसी तरह चलेगा। अब ध्यान देना इस बात को, अब हम बात करेंगे कोविड-19 एवं नीति निर्देशक तत्व। कोविड एवं नीति हम तत्व की बात करें, ये जो कोविड-19 है और नीति निर्देशक तत्व है, देखो मुद्दा क्या उठा कि कोविड-19 के कारण नीति निर्देशक तत्व पर पुनर्विचार की या तुम ये कहेंगे कोविड-19 के कारण नीति निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन पर नैतिक दबाव की बात करें हम लोग। देखो अब दो प्रश्न उठा, ये जो कोविड-19 है के कारण नीति निर्देशक तत्व पर पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस होने लगी है, या कोविड-19 के कारण नीति निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन के लिए नैतिक दबाव बनता जा रहा है। अब एक चीज, क्यों बनता जा रहा है, यह कैसे सपोर्ट करेगा, मैं थोड़ा सा हिंट करता हूं कि क्यों जरूरी है हमेशा कोविड-19 के कारण जितनी भी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उन समस्याओं का समाधान नीति निर्देशक तत्व कर सकता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। देखो कैसे, हिंट करता हूं मैं, हमेशा ध्यान दो। ये जो कोविड-19 है, के कारण समस्या क्या उत्पन्न हुई, के कारण समस्या अब हमेशा ध्यान दो, समस्या क्या उत्पन्न हुई, गरीबी एवं बेरोजगारी में वृद्धि, कुपोषण की समस्या, सामाजिक
सशक्तिकरण पर प्रतिकूल प्रभाव। प्रवासी मजदूरों की समस्या। समांतर जो समस्या खड़ी हुई है, एक समस्या देखो आप, सोशल एम्पावरमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव। अब प्रवासी मजदूरों की समस्या उत्पन्न होने लगी है। इन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है? नीति निर्देशक हम तत्व की बात करें, हमेशा ध्यान दें इस बात को। हमेशा इसको समाप्त करने के लिए क्या करना होगा? वृद्धि, इसको समाप्त करने के लिए क्या करना होगा? 38, 39 में सामाजिक एवं आर्थिक न्याय पर बल देना होगा। हम दूसरी चीज बात करेंगे, 43 में कुटीर उद्योग पर हम बल की बात करेंगे। 38, 39 सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करता है। 43 में कुटीर उद्योगों पर बल दिया गया है। अब कुटीर उद्योगों का जितना ज्यादा विकास होगा, रोजगार का सृजन उतना ही ज्यादा होगा। हमेशा कुपोषण की जो समस्या है, देखो आप, ये जो कुपोषण की समस्या है, ये समस्या कैसे दूर होगी? 46 की बात करें, कमजोर वर्ग की आर्थिक सहायता एवं सुरक्षा की बात की गई। 46 में SC/ST के साथ कमजोर वर्ग की आर्थिक सहायता और सुरक्षा की बात की गई। 47 में क्या कहा गया? उचित पोषाहार स्तर। आज जब उचित पोषाहार स्तर की बात करेंगे तो कुपोषण की समस्या क्या होगी? दूर होगी। ये जो सोशल एम्पावरमेंट है, इसको रोकने के लिए क्या जरूरी है? दो चीजें, 38, 39 और 40 की बात करें। हमको इस तरह लिख रहे हैं, ध्यान दें इस बात को। 38 में सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना। 39 क्या है? आर्थिक न्याय, समान कार्य के समान वेतन की बात करें। भौतिक संसाधनों के अहितकर संकेंद्रण पर रोक, बच्चों के सुकुमार अवस्था के दुरुपयोग पर रोक और निःशुल्क कानूनी सहायता की बात की जाए। 41 क्या कहता है? काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार। हम तीसरी चीज बात करें, 45 निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। प्रवासी जो मजदूरों की समस्या है, यह समस्या कैसे सॉल्व होगी? क्योंकि इसके कारण अनेक सामाजिक समस्याएं जन्म ले रही हैं। अब हमेशा ध्यान दें इस बात को, कोविड-19 के कारण जो जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा? यदि नीति निर्देशक तत्व पर बल दिया जाता तो शायद इतनी बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक समस्या उत्पन्न नहीं होती। इसे यह कहा जाने लगा कि कोविड-19 के कारण नीति निर्देशक तत्व पर पुनः चर्चा की आवश्यकता महसूस होने लगी है। पुनः चर्चा क्यों? किसी वाद योग्य बना दिया जाए, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बात करता है, यह सामाजिक न्याय की बात करता है।
हमेशा ध्यान दो इस बात को। एक तरह से देखा जाए कि यह पोषाहार, उचित पोषाहार स्तर की बात करता है, ताकि कुपोषण की समस्या दूर हो सके। हमेशा ध्यान दो, इसे यह कहा जाने लगा कि कोविड-19 से उत्पन्न जो समस्याएं हैं, इसके कारण उत्पन्न आर्थिक और सामाजिक समस्या का समाधान नीति निर्देशक तत्व में मिलता है। अब एक चीज सोचो, मान लिया जाए सभी को उचित पोषाहार स्तर, न्यूट्रिशन मिलने लगे, तो कुपोषण की समस्या क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, या कुपोषण की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ये कहा जाने लगा है कोविड-19 वर्सेज नीति निर्देशक तत्व। लिखो इसको आप। लिखो इसको आप। हाँ, लिखो आप। कोविड-19 के कारण उत्पन्न, कोविड-19 के कारण उत्पन्न सामाजिक एवं आर्थिक समस्या के संदर्भ में पुनः नीति निर्देशक तत्व पर चर्चा शुरू हो चुकी है। क्योंकि नीति निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन से सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का समाधान आसान हो जाता है। जैसे नंबर 1, कोविड-19 के कारण गरीबी एवं बेरोजगारी में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई। जिसका समाधान दोनों की विकेंद्रीकरण एवं संसाधनों की विकेंद्रीकरण एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार के
के द्वारा ही संभव है। अनुच्छेद 38 एवं 39 में, अनुच्छेद 38 एवं 39 में सामाजिक एवं आर्थिक न्याय पर बल दिया गया है। तो 43 में कुटीर उद्योगों के विकास की बात की गई है। नंबर 2, अनुच्छेद 46 में, नंबर 2, अनुच्छेद 46 में कमजोर वर्ग के आर्थिक सुरक्षा के साथ अनुच्छेद 47 में उचित पोषाहार स्तर, उचित पोषाहार स्तर को बनाए रखने पर बल दिया गया है। इससे कुपोषण की समस्या का समाधान कुपोषण की समस्या का समाधान संभव है। यदि नीति निर्देशक तत्व का पूर्णतः क्रियान्वयन कर दिया जाए तो कोविड-19 के कारण उत्पन्न कुपोषण की समस्या का समाधान आसान हो जाएगा। नंबर 3, कोविड-19 ने सामाजिक सशक्तिकरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसलिए सामाजिक सशक्तिकरण के लिए अनुच्छेद 38, 39
अनुच्छेद 38, 39, 41, एवं 45 का पूर्णतः क्रियान्वयन आवश्यक है। पैरा चेंज करो। वस्तुतः नीति निर्देशक तत्व के पूर्ण क्रियान्वयन से लोक कल्याणकारी राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मूर्त रूप लेगी, जहां सामाजिक एवं मानवीय विकास को महत्व मिलेगा। जो कोविड-19 के कारण उत्पन्न सामाजिक समस्याओं के लिए सॉकर का काम करेगा। सॉकर का काम करेगा, जो सॉक कर लेता है। जैसे गाड़ियों में सॉकर होता है, तो सॉकर का काम करता है ये, जो सॉक कर लेता है। हमेशा ध्यान दो, इसका मतलब ये जब भी धक्का लगता है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सॉक कर लेता है और सिस्टम पर चोट पहुंचने नहीं देता। हमेशा ध्यान दो, एक सबसे बड़ी चीज तो ये है। इसे ये कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व क्या है? ये जो नीति निर्देशक तत्व है, उन समस्याओं का क्या करेगा? समाधान कर देता है। और कोविड-19 के युग में इसकी प्रासंगिकता अत्यधिक बढ़ चुकी है। कोविड-19। अब एक प्रश्न, जब हम नीति निर्देशक तत्व के वर्गीकरण की बात करते हैं, नीति निर्देशक तत्व का वर्गीकरण, जब वर्गीकरण की बात करते हैं तो ध्यान दें इस बात को, एक गांधीवादी दृष्टिकोण की बात की जाती है। अब गांधीवादी दृष्टिकोण का मतलब क्या है? गांधी जी के जो विचार हैं वो नीति निर्देशक तत्व में कहां कहां प्रतिबिंबित होते हैं। गांधीवादी जो दृष्टिकोण है, हमेशा ध्यान दो, अनुच्छेद 40 पंचायती राज, 43 कुटीर उद्योग। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये कुटीर उद्योग की बात करते हैं। ये 47 की बात करें, शराब निषेध कानून। ये गांधी जी के विचार हैं। अनुच्छेद 40 पंचायती राज,
43 कुटीर उद्योग, 47 शराब निषेध की बात करता है। ये हमेशा ध्यान दो, ये सब के सब गांधीवादी दृष्टिकोण हैं। और हम बात करें अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 में भौतिक संसाधनों के अहितकर संकेंद्रण पर हम रोक की बात करेंगे। ये कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो गांधीवादी दृष्टिकोण को रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिबिंबित करता है। हमेशा ध्यान दें इस बात को। और एक सबसे बड़ी चीज तो ये है गांधी जी का अब देखो समाजवादी दृष्टिकोण क्या है। जो समाजवादी मूल्यों की बात करता है 38 में आर्थिक न्याय की बात की गई। 39 में क्या है, हमेशा ध्यान दो इस बात को। इसमें विशेष करके भौतिक संसाधनों के अहितकर संकेंद्रण पर रोक की बात की गई। समान कार्य के लिए समान वेतन, हम वेतन की बात करें, यह समाजवादी दृष्टिकोण है। हम बात करें 43 की बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को कि प्रबंधन में मजदूरों की सहभागिता। 41 की बात करें, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 की बात करें हम लोग, न्यूनतम वेतन के साथ, ध्यान देने इस बात को, प्रसूति अवस्था में सहायता। यह समाजवादी दृष्टिकोण है। गांधीवादी दृष्टिकोण यह है, समाजवादी दृष्टिकोण यह है। अब एक चीज सोचो, उदारवादी दृष्टिकोण क्या है इनका। जो उदारवाद की बात करता है, हमेशा ध्यान दो, थोड़ा सा हिंट करता हूं मैं। अनुच्छेद 42 ये उदारवाद की बात करता है। अनुच्छेद 43 भी उदारवाद की बात करता है। अनुच्छेद 44 में नागरिक संहिता की बात की जाती है। 45 की बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज ध्यान दो, समाजवाद में ये जो 46 है, SC ST कमजोर वर्ग की सुरक्षा की बात की जाती है। लेकिन 45 की बात करें, 45 की बात, यह उदारवादी दृष्टिकोण है। हमेशा ध्यान दें इस बात को। 49 और 50 की बात है। 49 में क्या है, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, और 50 क्या है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। ये है 45 निःशुल्क शिक्षा, यह समान नागरिक संहिता। निःशुल्क शिक्षा की बात। 43 उद्योग की बात करता है, और 42 क्या कहता है। अब देखो अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण क्या है। इसमें अनुच्छेद 51 है, और 51 में किसकी बात की गई है, हमेशा ध्यान दें इस बात को।
नीति निर्देशक, हम तत्व का जब वर्गीकरण करेंगे तो ये दृष्टिकोण है उदारवादी दृष्टिकोण, गांधीवादी दृष्टिकोण, समाजवादी दृष्टिकोण, अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण। अब से प्रश्न क्या पूछेगा, हमेशा ध्यान दो, नीति निर्देशक तत्व गांधी जी के दर्शन को प्रतिबिंबित करता है। सभी को बात समझ में आ गई होगी। मैं इसको मिटा दूं, देखो आप, अब हमें से ध्यान दो इस बात को। सबसे बड़ी चीज तो ये है, अब ध्यान देना इस बात को। अब एक प्रश्न देखो, आप एक प्रश्न उठा, मान लीजिए जाए प्रश्न ये पूछा जाए, आर्टिकल 51 में क्या कहा गया, अंतरराष्ट्रीय शांति संधियों के क्रियान्वयन की बात की गई है। अब ध्यान देना इस बात को, प्रश्न कैसे पूछेगा यूपीएससी, देखो प्रश्न ये पूछेगा यूपीएससी, नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी दर्शन को प्रतिबिंबित करता है। नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी दर्शन को प्रतिबिंबित करता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। एक बात याद रखना, हमारा जो प्रियम्बल है वो गांधीवादी मूल्य की बात नहीं करता। हमारा जो प्रियम्बल है उदारवादी और समाजवादी मूल्य की बात करता है। गांधी जी धर्म को महत्व देते, पर प्रियम्बल धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। तो पहली बात, यदि प्रश्न ये पूछा जाए तो जितने भी गांधीवादी मूल्य हैं उसके उसका उल्लेख कर देना है। मान लिया जाए अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्व में गांधीवादी, उदारवादी एवं समाजवादी मूल्य प्रतिबिंबित होते हैं। अब एक ध्यान देना इस बात को। फिर एक प्रश्न, ये तो बातें समझ में आ गई कि गांधीवादी मूल्य क्या है, उदारवादी मूल्य क्या है और समाजवादी मूल्य क्या है। अब एक से ध्यान दो, थोड़ा सा प्रश्न को ट्विस्ट करेगा और कैसे यूपीएससी प्रश्न बनाएगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को। संविधान समाजवादी मूल्यों पर बल देता है, किंतु सरकार के निर्णय में पूंजीवादी मूल्य प्रतिबिंबित होते हैं। स्पष्ट करें। देखो आप, हमारे संविधान समाजवादी मूल्यों पर बल देता है। ये जो समाजवादी मूल्य, दो बातें हैं, एक तो आपका प्रस्तावना और दूसरा है नीति। हम निर्देशक तत्व की बात करें, दो जगह ये समाजवादी जो मूल्य है वो प्रतिबिंबित हो रहे हैं।
एक प्रियम्बल और दूसरा है नीति निर्देशक। हम तत्व की बात करें। अब एक चीज सोचो जरा, जो नीति निर्देशक तत्व है, इनका वर्गीकरण भी सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से, सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमेशा, और आर्थिक सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी किया गया है। प्रस्तावना में देखा होगा समाजवाद शब्द की बात की गई है, और नीति निर्देशक तत्व में किस तरह समाजवाद की बात की गई है। अब एक चीज सोचो आप, अब एक प्रश्न, हमारी जो समान नागरिक संहिता है, हम कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं। ये जो कॉमन सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता, जिसकी बात अनुच्छेद 44 में की गई है, समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44 कॉमन सिविल कोड की बात की जाती है। आखिर कॉमन सिविल कोड होता क्या है? ध्यान दे बात, कॉमन सिविल कोड का मतलब क्या होता है? समान नागरिक संहिता का मतलब होता है धर्म को छोड़कर अन्य लौकिक विषयों पर सभी पर एक समान कानून लागू होना। पूरी बात ध्यान दो, कॉमन सिविल कोड का मतलब क्या होता है? धर्म को छोड़कर अन्य लौकिक विषयों के संदर्भ में एक समान कानून का लागू होना ही कॉमन सिविल कोड कहलाता है। बहुत ही सिंपल तरीका, कॉमन सिविल कोड। ओके, आप सोचो, अक्सर देखा होगा कॉमन सिविल कोड के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट सरकार को अनेक बार निर्देश दे चुकी है, अनेक बार निर्देश दे चुकी है। तो अगला प्रश्न, कॉमन सिविल कोड की बात क्यों की जाती है? सबसे बड़ी चीज तो यह होगा, कॉमन सिविल कोड से क्या होगा? कानूनी समानता होगी और कानून का शासन लागू होगा। क्योंकि विधि का शासन क्या कहता है कि सब पर एक समान कानून लागू होगा, और कॉमन सिविल कोड कहने के विधि के शासन का विरोध करता है। तब एक प्रश्न, इस कॉमन सिविल कोड, हमेशा ध्यान दो, कॉमन सिविल कोड का अर्थ है कि धर्म को छोड़कर अन्य लौकिक विषयों के संदर्भ में एक समान कानून का लागू होना। सुप्रीम कोर्ट सरकार को एक से अधिक बार सिविल कोड को लागू करने के लिए निर्देश दे चुकी है। तो प्रश्न ये उठा है, आखिर सुप्रीम कोर्ट सरकार को कॉमन सिविल कोड को लागू करने के लिए क्यों निर्देश देती है? क्योंकि हमारा लोकतंत्र है और कानूनी समानता की बात की गई है, और कानूनी समानता तभी होगा जब कॉमन सिविल कोड की बात की जाएगी। नंबर 2, लोकतंत्र में विधि के शासन की बात की जाती है, और विधि का शासन, कानून का शासन के लिए भी कॉमन सिविल कोड चाहिए। अब सोचो, कुछ लोग कॉमन सिविल कोड की वकालत करते हैं, इससे लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि धर्म के नाम पर जिस गलत परंपराओं से महिलाओं को अनुशासित किया जाता है वो समाप्त हो जाएंगी। महिलाओं का शोषण रुकेगा। विवाह उत्तराधिकार के संबंध में एक ऐसा कानून लागू होगा जो सभी पर समान रूप से लागू होगा। ये है कॉमन सिविल कोड। हमेशा ध्यान दें इस बात को, कहीं न कहीं महिलाओं का समान विकास होगा
वुमेन एम्पावरमेंट को प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन कॉमन सिविल कोड आज तक लागू नहीं हो पाया। क्यों नहीं लागू हो पाया? देखो, पहला रीजन देखो आप। पहली बात, अल्पसंख्यक समुदाय इस बात का विरोध करता है कि कॉमन सिविल कोड को लागू कर देने से उनकी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। हमेशा ध्यान दो, क्योंकि उन कानूनों से उन्हें अनुशासित किया जाएगा जिस कानून में बहुसंख्यक की संस्कृति प्रतिबिंबित होती है। मुस्लिम समुदाय को यह लगता है कि उनकी संस्कृति नष्ट हो जाएगी, इसे मुस्लिम समुदाय कॉमन सिविल कोड का विरोध करता है। नंबर 2, दूसरी बात, हमेशा कॉमन सिविल कोड के लागू होने से उन्हें यह लगता है कि धर्म के अनुसार अपने समुदाय के संचालन में अवरोध खड़ा होगा, जबकि वो समुदाय अपने धर्म के अनुसार अपने समुदाय को रेगुलेट करना चाहता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। यदि कॉमन सिविल कोड लागू हुआ तो धर्म के अतिरिक्त अनलौकिक विषयों पर राज्य का कानून लागू होगा। परिणामतः धार्मिक नियमों से लोगों का संचालन कठिन हो जाएगा। और फ्यूचर में क्या होगा, शरीयत कानून भी लागू नहीं हो पाएगा। जो लोग शरीयत कानून को लागू करने की बात करते हैं, कॉमन सिविल कोड के लागू होने से शरीयत कानून की अवधारणा ही खंडित हो जाएगी। यह हमेशा ध्यान दो इस बात को। अक्सर देखा होगा कि मुस्लिम समुदाय कहता है मेरा धर्म ये कहता है, मेरा धर्म ये कहता है, मेरा धर्म ये कहता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। जब कॉमन सिविल कोड लागू होगा तो हो सकता है लोग अपने धर्म से थोड़ा सा विमुख हों। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, टर्की की बात करें हम लोग, तुर्की। कमाल पाशा का जब आगमन हुआ तो कमाल पाशा ने तुर्की को सेकुलर राष्ट्र घोषित कर दिया और लड़कियां जो जाती थीं स्कूल हिजाब पहन करके उस पर रोक लगा दिया, जबकि हिजाब तो इस्लामिक कल्चर का एक पार्ट है और इस्लाम यह कहता है कि हिजाब लगा के जाना चाहिए। पर कमाल पाशा ने क्या किया, उस पर रोक लगा दिया। हमेशा स्कूलों में ठीक उसी तरह यदि कॉमन सिविल कोड की बात की जाएगी, कॉमन सिविल कोड की बात की जाएगी तो स्वाभाविक है स्कूलों में भी यदि ड्रेस कोड लागू हो गया, ड्रेस कोड लागू हुआ तो आपको उस ड्रेस कोड को फॉलो करना होगा। पर इस्लाम यह कहता है कि एक उम्र के बाद लड़कियों को बुर्का पहन के जाना चाहिए, पर ड्रेस कोड लागू हुआ तो आपकी बुर्का पहनने की स्वतंत्रता क्या हो जाएगी, प्रतिबंधित हो जाएगी। इसलिए एक समुदाय को लगता है कि उनकी संस्कृति नष्ट हो जाएगी, इसलिए ये लोग कॉमन सिविल कोड का विरोध करते हैं। दूसरा, कुछ पार्टियां भी विरोध इसलिए करती हैं ताकि उस समुदाय को वोट बैंक में कन्वर्ट कर सकें। हमेशा ध्यान दो इस बात को। तीसरी चीज, प्रेसिडेंट सरकार क्यों नहीं मुद्दा उठाती है? कहा गया सरकार को डर होता है कि कहीं बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे न शुरू हो जाएं और लोग सरकार का विरोध न करने लगें, कानून व्यवस्था क्या होगी, खराब होगी। यह डर है। इसलिए सरकार कॉमन सिविल कोड को लागू नहीं कर पाई, जबकि सच ये है कि कॉमन सिविल कोड के लागू होने से वह समाज और समुदाय आधुनिक बनता है, क्योंकि धर्म के अतिरिक्त अनलौकिक विषयों को रेगुलेट करने के लिए धार्मिक परंपराओं का सहारा लिया जाएगा तो धर्म के नाम पर अंधविश्वास को प्रोत्साहन मिलता है, तो पूरा वो समाज गलत परंपरा अंधविश्वास से रेगुलेट होता है। ऐसी कंडीशन में उस समुदाय में आधुनिक मूल्यों का समावेश नहीं हो पाता और समाज विकास की दौड़ में पीछे छूट जाता है। कॉमन सिविल कोड के लागू होने से क्या होगा,
वो सारी गलत परंपराएं, अंधविश्वास दूर हो जाएंगी। लोगों का संचालन, नियमन धार्मिक रीति नहीं होगा, बल्कि आधुनिक कानून से होगा। इससे वो समाज आधुनिक बनेगा, आधुनिक मूल्यों का समावेश होगा, वो समाज निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर होगा। इसे देखा जाता है न्यायालय एक से अधिक बार। अब एक चीज सोचो, यदि कॉमन सिविल कोड गलत होता तो जब संविधान सभा जब संविधान का निर्माण कर रही थी तो संविधान सभा में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी थे और सबने आम सहमत से कॉमन सिविल कोड का कॉन्सेप्ट दिया, क्योंकि जब अल्पसंख्यक समुदाय का विकास हो जाएगा तो स्वाभाविक है कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए। यदि कॉमन सिविल कोड गलत होता तो संविधान में शामिल क्यों किया जाता? कहा जाता है, मौलाना आजाद की बात करें, बेगम एजाज रसूल की बात करें, अनेक लोगों ने कॉमन सिविल कोड का समर्थन किया क्योंकि विधि का शासन जरूरी है। अब एक चीज सोचो जरा, इसलिए कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात की जाने लगी, पर सच ये है आज तक हमारा कॉमन सिविल कोड लागू हुआ ही नहीं, जिसकी चर्चा हम लोग कल के क्लास में करेंगे।